हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। हम आज करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार पेपर जो हमारा अभी लेटेस्ट पेपर है 2025 का ईयर टर्म वन एनडीए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। एक टफ पेपर था, एक अच्छा पेपर था जो आया था। और आप देखेंगे बाकी पेपर से कंपेयर करके तो ये काफ़ी हद तक रीडिंग बेस्ड था। बड़े बड़े क्वेश्चन थे, बहुत सारी रीडिंग आपको इसमें करना पड़ेगी, है ना। शुरुआत ही रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से यहाँ पे हो रही है, तो एक टफ पेपर था। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं। तो ये आप देखेंगे इसमें एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आया था जो लैंग्वेजेस के बारे में था। बताया गया था कि लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है, बताया गया था कि लैंग्वेज और डायलेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ये भी बताया गया कि बहुत सारे लैंग्वेजेस को डायलेक्ट समझा जाता है ना बहुत टाइम तक। फिर एग्जैक्टली वो लैंग्वेज कब बनती है, सर्वेस से पता करा, सर्वेस के बारे में बताया गया। तो काफ़ी कुछ इसमें दिया गया है। ठीक है, छोटा सा ही था, इतना ही बड़ा था। ठीक है, और लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी टिपिकल थी, टेढ़ी थी। क्वेश्चंस ठीक ठाक थे इसमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट, अगर आपने इसे नहीं पढ़ा है तो देखिए इसे पूरा जरूर पढ़िएगा। आप इसे एक बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। ये ज्यादा ब्राइट हो रहा है ना, तो मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर देता हूँ। थिंक अभी आपको और बेटर दिखेगा ना। तो नॉट द रीजन फॉर डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। तो इसका आंसर है भाई पीपल हु स्पीक द लैंग्वेजेस डू नॉट क्लेम देयर लैंग्वेजेस, है ना। तो ऐसा होता है कि बस भाषा बन गई, लोग बोल रहे हैं, क्लेम नहीं कर रहे कि हमारी भाषा, बस बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए डिफिकल्टी होती थी कि लैंग्वेजेस कितनी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू स्टैब्लिश द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू लैंग्वेज। कौन सा तरीका था, मैंने बताया था सर्वेज होते हैं ना, बाय कंडक्टिंग अ सर्वे ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। डी इज द करेक्ट आंसर। ये सीधे सीधे दे रखे हैं उसके अंदर, मैंने आपको ब्रीफ भी किया है पैसेज के क्या बताता है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन से वाली बात सही है। लैंग्वेजेस सर्वेज हैव बीन कंडक्टेड बाय ऑल नेशन, ऐसा तो उसने नहीं बोला। ऐसा भी नहीं बोला, इसने बोला है कि लैंग्वेजेस डिस्कवर होती रहेंगी। हाँ, ये वाली बात उसने बोली है। नो नीड लैंग्वेजेस नीड्स टू बी डिस्कवर्ड, ये भी नहीं बोला, ये तो उसने कहा है और डिस्कवर करने की जरूरत है। तो ऑल लैंग्वेजेस आर आइदर कंप्लीट लैंग्वेज या फिर डायलेक्ट है किसी मेजर लैंग्वेज का। तो आंसर हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर। द पीपल मे बी नोन बाय द आइडेंटिटी ऑफ देयर लैंग्वेज। हाँ, मे बी नॉट। तो कह रहा है पीपल मे बी नोन, लोगों को आप जान सकते हैं, उनकी लैंग्वेज को नहीं जान सकते हैं। इसका मतलब है कि लोगों को पहचाना जा सकता है अलग अलग एथनिक ग्रुप्स में, बट जरूरी नहीं है उनकी लैंग्वेज को भी पहचाना जा सके। यही आंसर है इसका। ठीक है, यही है। पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड एज डिफरेंट एंड देयर लैंग्वेज इज रिकॉग्नाइज्ड, ये नहीं बोला उसने ना। लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने में ही तो प्रॉब्लम थी। तो सो आर लैंग्वेज ये नहीं होगा। तो लैंग्वेज को ही रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम थी, है ना। यही ऑप्शन था बस एक, बाकी सारे इजी एलिमिनेशन थे ना। अगर आपने इसको समझ लिया है तो बहुत आसान हो जाएगा। अब वर्ड पूछ रहा है यहाँ पे कम। पैसेज मीन्स फ्रॉम द पैसेज कम टू बी नोन, है ना। तो ट्रांसपायर होता है, ट्रांसपायर इज टू अंडरस्टैंड या नो। ए इज द करेक्ट आंसर। लिंग्वा फ्रैंका का मतलब होता है लैंग्वेज ऑफ द पीपल। स्ट्रेट आपको पता ही है, और वेरिएंट का मतलब होता है वर्जन। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ट्रांसपायर। इनडायरेक्ट स्पीच के देखो, बच्चे मेरे को बोलते थे सर एक्टिव पैसिव तो आते नहीं है सर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे को काहे पढ़ा रहे हो सर, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा दिए। भाई आ गए एग्जाम में। तो चारू सेट टू हर, तो पहले तो यहां से हम इसे चेक करेंगे। टोल्ड हर सही है, टोल्ड हर सही है, रिक्वेस्टेड नहीं होगा। तो इजी एलिमिनेशन करते जाएंगे। टोल्ड हर फ्रेंड, ठीक है। विल नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट बनेगा। तो ये दोनों बचे हैं इसमें। अब हर फ्रेंड दैट शी वांटेड हर टू बी देयर एट 6 PM द नेक्स्ट डे फॉर द मीटिंग, ये सही आ रहा है। टुमारो थोड़ी होगा ना, इनफैक्ट टुमारो का नेक्स्ट डे होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। तो एलिमिनेशन से आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा, नितिन सेड टू हिज ब्रदर व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इज। वंडर्ड हो सकता है, वंडर्ड हो सकता है, एक्सक्लेम्ड दैट इट इज। टेंस बदल दिया इसने, यहाँ पे प्रेजेंट है ना तो पास्ट हो जाता है ना, पास्ट हो जाता है।
तो वेदर सवाल के लिए आता है, दोनों इजी एलिमिनेशन थे। तो नितिन वंडर्ड टू हिज ब्रदर, वंडर्ड टू नहीं होती है ना, किसी को वंडर्ड टू रिक्वेस्ट तो हम कर सकते हैं। वंडर्ड एक ऐसा एक्शन होता है जो हमारा ही होता है, मतलब ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो टू नहीं लगेगा, ये वाला एलिमिनेट हो गया। एक ही आंसर बचा, बी लगा देंगे। और यहाँ पे टेंस भी चेंज हुआ है, तो यही आंसर होगा। द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स व्हाई, अब ये इनडायरेक्ट दे रखा है, इसका डायरेक्ट बताना है। आस्क्ड स्टूडेंट्स सही है। द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट्स, अब ये क्या है, वाई दे हैड बीन, तो ये पास्ट है, हैड बीन, तो यहां पे भी पास्ट ही होगा। तो द टीचर सेड, द टीचर, एलिमिनेशन क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं, द टीचर आस्क्ड देयर स्टूडेंट्स व्हाई वर दे कीपिंग क्वाइट, वाई वर का दे हैड बीन हो सकता है। अच्छा, इसमें भी प्रीवियस क्लास है, तो प्रीवियस क्लास नहीं होगा ना, इन द प्रीवियस क्लास हो सकता है यार। अगला बोलते हैं, वाई टीचर सेड टू अवर स्टूडेंट वाई वर यू क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास। अच्छा, एक ही एलिमिनेट हो गया, इसमें प्रीवियस से पहले दा नहीं लगाए, ठीक है, पहला एलिमिनेट कर पाए, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट्स व्हाई हैड यू बीन क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास। अब देखो, अगर यहाँ पे हमें ना ये यूज करना होता पास्ट इंडेफिनिट, ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, अगर हम इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप प्रीवियस क्लास का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, पास्ट में प्रीवियस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये परफेक्ट में ही होता है, तो ये इसी का बनाया गया है सीधे सीधे, हार्ड भी नहीं रहेगा। वाई वर यू क्वाइट, है ना, ये इसमें देखो ये इन्वर्टेड कॉमास अजीब से हैं, ठीक है, तो ये दोनों नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पे टेंस देखते हैं, हर स्टूडेंट्स, अब ये देखो यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज किया है, इसलिए भी गलत हो गया ये, थर्ड पर्सन प्रोनाउन वाई देवर, तो थर्ड पर्सन तो थर्ड पर्सन रहता, ठीक है, तो सवाल कौन पूछ रहा है, टीचर पूछ रहा है, तो थर्ड पर्सन में थोड़ी पूछेगा, है ना, देवर थोड़ी पूछेगा, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ये वाला भी एलिमिनेट करते हैं। देखो, द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट्स व्हाई वर यू क्वाइट, तो ये हो सकता था, लेकिन प्रीवियस क्लास की वजह से हमने दी। तो देखो यार, ये दोनों हो सकते हैं, काफी क्लोज है, काफी क्लोज है, क्योंकि प्रीवियस, चलो बी लगाते हैं इसका, सी नहीं लगाएंगे, है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करा, है ना, प्रीवियस का ये ऐसे ही दे रखा है, इसको इसमें चेंज करेंगे, ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना? वैसे तो ये काफी क्लोज ऑप्शन है इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी के उन्होंने क्या दिया है, ये भी काफी क्लोज ऑप्शन है इसके। चलिए, तो 50 क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन में ऐसा डाउटफुल हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो करेक्ट है। कंसिडर्ड एज द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्चुअल, सही लग रहा है। कंसिडर एज वन अमंग दी, तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स होना चाहिए था, अमंग कह रहा है तो ये गलत हो गया। यहाँ पे भी अमंग कह रहा है तो इंटेलेक्चुअल्स होना चाहिए था, गलत हो गया। वन ऑफ द के साथ भी प्लूरल आता है, इंटेलेक्चुअल्स होना चाहिए था, गलत हो गया। आसान क्वेश्चन था ये, ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following sentence is correct? Correct. Then no other mountains is taller than Himalaya. सही है। No other mountain is tall नहीं हो सकता। No other mountains is taller than, no other mountains नहीं हो सकता। No other mountain ही होता है, ठीक है। No other mountain is taller, THEN then की गड़बड़ है, तो एक ही ठीक था। मैंने तीनों को एलिमिनेट किया, आपको करके दिखाया, जहां पे क्रॉस लगाया वही गलती है। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट का क्या होता है? कॉन्फिडेंट ये फ्रेंड होता है आपका, ठीक है, तो क्लोज फ्रेंड यहां दे रखा है। कॉन्फिडेंट मीन्स क्लोज फ्रेंड नहीं होता है। कॉन्फिडेंट मीन्स इमेजरी भी नहीं होता है, मतलब डेलीगेट भी नहीं होता है। इमेजरी होता है, इमेजरी होता है तुम्हारा डेलीगेट जो दूसरे देश में रहता है। तो कॉन्फिडेंट मीन्स एश्योरेंस एंड कॉन्फिडेंट मीन्स इंटीमेट परसेंट, ये हो सकता था इंटीमेट परसेंट। अभी देखते हैं, कॉन्फिडेंट मीन्स सर्टेन, हाँ सही बात है, एंड कॉन्फिडेंट मीन्स क्लोज फ्रेंड, तो यही आंसर है ए, ठीक है। इंटीमेट फ्रेंड से ज्यादा बढ़िया क्या है? क्लोज फ्रेंड।
और कॉन्फिडेंट एश्योरेंस नहीं होती है, सर्टेन होता है। ब्रोक होता है गरीब आदमी, तो गरीब, ब्रोक मीन्स अबेंडेंस नहीं होता, बैंकरप्ट हो सकता है, फ्रैक्चर्ड नहीं होता, नेगोशिएट नहीं होता, अपने आप से ही एलिमिनेट हो गया। अगर हमें इसमें ब्रूक नहीं भी पता था ना तो भी हो गया, जबकि ब्रूक का मतलब होता है कोई नहर, पानी की नहर या कोई झरना टाइप। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम तो नहीं होता है ना, रिकॉग्नाइज करना भी नहीं होता, कंसेंट होता है, एक्सेप्ट कर देना, एक्सेप्ट कंसेंट है ना, हाँ कर देना। एल्यूड का मतलब होता है इशारा करना किसी को, एल्यूड इज टू गिव हिंट। तो भाई मेरे आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ये एलिमिनेट हो गया, एल्यूड नहीं होता क्योंकि एल्यूड की वजह से, रिकॉग्नाइज भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो एक ही जगह आंसर सही दे रखा है, ये दूसरा वाला नहीं भी पता तो भी ठीक है, जबकि एक्सेप्ट का मतलब बिल्कुल सही दिया है, अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा। तो एलिमिनेशन से क्वेश्चन करेंगे ना, गलत ही नहीं होना है। अकॉर्ड का मतलब अग्रीमेंट होता है, तो कलेक्टेड नहीं होता, अग्रीमेंट सही दे रखा है, अकॉर्ड एक्सेप्टेड काफी क्लोज है, अग्रीमेंट यहाँ पे भी, तो एक ही एलिमिनेट हुआ है अभी। अब अक्रूड का मतलब होता है इकट्ठा, तो अग्रीमेंट नहीं होता अक्रूड का मतलब, ठीक है, तो इसकी वजह से हमने इसको काटा। और वैसे ये तो पहले ही एलिमिनेट हो चुका था। अक्रूड मीन्स अराइव्ड भी तो बिल्कुल भी नहीं होता, दूसरा भी गया। अक्रूड मीन्स रिसीव्ड भी नहीं होता, अक्रूड का मतलब होता है इकट्ठा हुआ हुआ, अक्रूड इंटरेस्ट फॉर द ईयर, अक्रूड लॉसेस, गारंटी, गारंटी, गारंटी इज एन अग्रीमेंट, नहीं भाई, एग्रीमेंट किसी का नाम नहीं होता, गारंटी तो एक तरह का क्या होता है, किसी चीज का एश्योरेंस होता है, वादा टाइप होता है, अग्रीमेंट नहीं होगा। गारंटी इज अ बिजनेस एग्रीमेंट बिल्कुल नहीं होगा, गारंटी इज एक्सेप्टेंस या प्रॉमिस हो सकता है, और वारंटी क्या होती है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो यही आंसर हो जाएगा सी, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी सही दे रखा है, लेकिन गारंटी एक्सेप्टेंस नहीं होता है, प्रॉमिस होता है, वादा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, अब यहां पे क्या बताना है, नियरेस्ट इन द मीनिंग बताना है, मतलब आपको सिनोनिम बताना है। तो वर्ड कह रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंश्योर्स प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट मतलब बैलेंस्ड, एक तरीके का। पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा, अनलाइकली आपको पता ही होगा, और स्टैफरीगेट से कोई मतलब नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें बैलेंस्ड, ठीक है। प्रोपोर्शनेट ऊपर ही दे रखा था, आसान क्वेश्चन था, आसानी से कर सकते थे। डिसएंचेंटमेंट का मतलब होता है नाराजगी किसी तरह की, तो डिसअपॉइंटमेंट उसका आंसर हो जाएगा बी। डिलाइट का मतलब होता है हैप्पी, हैप्पीनेस। आइडियलिज्म का मतलब होता है जब तुम किसी के नुकसान करने की नहीं सोचते हो, आइडियल बन के रहते हो, तमीज से चलते हो, आइडियलिज्म। ऑन अनरिलेंटिंग, रिलेंट का मतलब होता है रेस्ट करना, अनरिलेंटिंग जो रेस्ट ही नहीं कर रहा है, लगातार चल रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। इमिनेंट, समथिंग विच इज लाइकली टू हैपन, जिसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते। इनएविटेबल मतलब अनएवॉइडेबल, अनलाइकली पता है, डिस्टेंट का मतलब होता है फार, और टाइमली भी आपको पता है समय से। इंडेलिबल, इंडेलिबल का क्या मतलब होता है, जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता, तो परमानेंट हो गया ना। फ्लीटिंग इज टेम्परेरी, कुछ टाइम में चला जाएगा, उड़ रहा है। हिलारिया से जिसको देख के आपको हंसी आए, फनी। इराडिकेबल का मतलब होता है अपरूटेबल, जिसको उखाड़ा जा सकता हो, जिसको खत्म किया जा सकता हो। ए इज द करेक्ट आंसर। इंस्टेंटेनियस एकदम, तो इमीडिएट ऐसी मुंह पे रखा हुआ है। डिलेड, पोस्टपोन्ड। डेलिब्रेट, विलिंगली। अनवांटेड तो आपको पता ही, जो जिसकी चाहत ना हो। पी क्यू आर एस आ गई भाई, S6X। इसमें क्या होता है ना कि आपको पहला ये वाला सेंटेंस दिया हुआ है और ये वाला भी दिया हुआ है, अब बाकी के चार आपको अरेंज करने हैं, और ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उनको अरेंज करने के लिए। तो कहां से स्टार्ट होगा, कह रहा है जबकि सारे सोर्सेज जो है एनर्जी के अल्टीमेटली नेचुरल प्रोसेस से आते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड नेचुरली एट द रेट दे आर बीइंग यूज्ड। इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते जिस तरीके से हम उन्हें यूज कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब ओर्स की बात, कौन सी ओर्स ये हमें नहीं पता, तो आर से स्टार्टिंग नहीं होगी, कहीं दे भी नहीं रखा। क्यू या एस से स्टार्टिंग होगी, क्यों पढ़ लेते हैं। हेंस वी मस्ट रिमाइंड दैट दो आर कंट्री इज रिच इन मिनरल डिपॉजिट, तो मिनरल्स की बात यहां एकदम से कैसे हुई नहीं पता, तो क्यू काट देंगे। एस से स्टार्टिंग है सब जगह, तो एस पढ़ते हैं। एस कहता है मिनरल रिसोर्सेज कैन बी सेड टू बी फाइनाइट,
है ना, एक नंबर में है वो हमारे पास, एंड नॉन रिन्यूएबल, वापस नहीं पाया जा सकता। एस स्टार्टिंग है, बिल्कुल सही बात है। अब एस के बाद क्या आ रहा है, एस के बाद आ रहा है क्यू, है ना, ये अभी हमने पढ़ा था इसलिए हमें याद रहा एस क्यू। क्यू क्या कहता है, क्योंकि वी मस्ट रिमेंबर, क्योंकि हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड है ना, तो हमने कि हमारी कंट्री इसमें रिच हो, हमारे पास बहुत सारे हो, क्योंकि शॉर्ट लिव्ड है तो हमारे सर्वाइवर के लिए होना चाहिए। तो एस पी वाला एलिमिनेट हो गया, ये दोनों बचे। अब एस क्यू के बाद आर लगाओगे या पी, आर लगाते हैं। अगर ये एक्सटेंट हो गए, है ना, एक्सटेंट हो गए ये ओर्स माइनिंग की वजह से, तो हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा और एक्सपेंसिव हो जाएगा इनको बाहर से खरीदना या इनको और ज्यादा खोद के निकालना। दिस विल इंक्रीज द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ माइनिंग। हाँ, तो टाइम भी कस कर देगा, एंड रिसोर्सेज आर यूज्ड अप, दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। तो ये वाला लास्ट में आएगा, ये वाला लास्ट में आएगा, क्योंकि पहले एक्सटेंट होगा, तो एस क्यू आर पी, ये एस क्यू पी आर होगा। अब अगर आप इसमें लगाते हैं पी आर, तो पी क्या कर रहा है, हाँ कह रहा है दीज मिनरल्स हैव टू बी माइंड फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ ओवर टाइम, और गहराई से करना पड़ेंगे और इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो आर पहले आएगा और पी बाद में आएगा। तो किस चीज में ज्यादा टाइम लगेगा, एस क्यू मैंडेटरी पेयर हुआ, इन दोनों में से इसे एलिमिनेट करेंगे, ये आंसर मानेंगे सी। सी क्यों माना मैंने आंसर, क्योंकि कह रहा है इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, और ना क्या कह रहा है, डेप्थ ओवर टाइम, ये कीमत बढ़ जाएगी, बिकॉज दिस मिनरल हैव टू बी माइंड फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ, इसके लिए क्या हो जाएगा, कीमत बढ़ जाएगी जब और गहराई से निकालने होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं, 1 मिनट आपको इसको लगेगा ही पूरा क्वेश्चन पढ़ने में, समझने में, सॉल्व करने में। ठीक है, ये रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। इंडिया एट प्रेजेंट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, सबसे बड़े रोड नेटवर्क्स हैं। अब इट पासिस, ये पता नहीं किसकी बात कर रहा है, तो ये तो वैसे भी लास्ट है। द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया सिंस द एंशिएंट टाइम्स, ये स्टार्टिंग हो सकती है भाई, बिल्कुल सही स्टार्टिंग लग रही है ये। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे रोड की इंपॉर्टेंस की बात हो रही है, सिंस द एंशिएंट टाइम, तो एंशिएंट टाइम में राजा महाराजाओं पे आ जाओ। किंग सच एस अशोक एंड चंद्रगुप्त बिल्ड रोड्स फॉर इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो पी और आर मैंडेटरी पेयर हुआ। पी आर तुम्हें सिर्फ यहां दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, तो सारे काट डालो और इसको पढ़ के देख लो। इन्होंने बनवाया रोड, उसके बाद आ जाओ एस में, कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड कंटिन्यूड एज इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द लेट मिडाइवल पीरियड, तो पहले एंशिएंट में गया फिर मिडाइवल में आया। ठीक है, तो एंशिएंट, मिडाइवल और फिर लास्ट में आ गया वो क्यू पे। द ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ड बाय शेरशाह सूरी अक्रॉस द इंडो जेनेटिक प्लेन फ्रॉम इंडो गैंगेटिक प्लेन फ्रॉम चित्तागोंज बांग्लादेश टू पेशावर पाकिस्तान। ठीक है, इट पासेस थ्रू हावड़ा, और इसी की रोड के बारे में बता रहे हैं, इसी रोड के बारे में, तो बिल्कुल सही आंसर लगाए हमने डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हाईवेज कनेक्ट वन स्टेट विद अनदर एंड आर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, सही है बात। अब देखो क्या कर रहा है, नेशनल इंपॉर्टेंस, अब दे आर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंस की बात यहाँ पे हुई, इसी बात को इसने यहाँ पे दोहराया, तो पी से स्टार्टिंग होगी, एस आपने काट दिया। पी और आर मैंडेटरी पेयर दे रखा है फिक्स, ऐसे ही पढ़ लो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट मेनली 2% ऑफ द टोटल रोड नेटवर्क्स, दे नेवरदलेस कैरी 40% ऑफ द टोटल रोड ट्रैफिक, ना मुश्किल से 40% टोटल रोड ट्रैफिक लेके चलते हैं अपने साथ, तो इंपॉर्टेंस बताइए इनकी क्यों है। पी के बाद उसने आर में बताया दे बियर द रोड ऑफ ट्रैफिक बिकॉज दीज रोड्स कनेक्ट लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड पास थ्रू मेजर सिटीज एंड टाउन्स, तो पी आर बिल्कुल सही जा रहा है। अब क्यू लगाना है या आर, क्यू लगाना है या एस, क्यू लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इज देयरफॉर क्रूशियल एंड देयर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस, अगर हमने क्यू लगाया। अब अगर हम एस लगाए, सिंस दे कवर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द नेशन and connected cities and towns, these highways are primarily facilitates trade and connectivity। अब क्योंकि ये ट्रेड को कनेक्ट करते हैं और कनेक्टिविटी देते हैं, इसलिए द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री इज देयर ऑफ क्रूशियल, इसलिए क्रूशियल है, और देयर कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस उनकी अलग ही इंपॉर्टेंस है। S6 क्या कहता है, दीज रोड सिस्टम्स आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रोड सिस्टम्स एंड लेड, तो यहीं पे बात खत्म हो रही है, इंपॉर्टेंस से शुरू करी थी, इंपॉर्टेंस से खत्म हो रही है, क्यू है लास्ट सेंटेंस, और उस बेसिस पे हम लगाएंगे आंसर ए। ठीक है, इंपॉर्टेंस पे बात शुरू करी, इंपॉर्टेंस पे खत्म करी।
अच्छा भाई, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूट वॉज इनागोरेटेड इन दिसंबर 1996। ठीक है, इनॉग्रेट हुआ, उसके बाद आप ये बताएंगे बात, इट्स क्रिएशन एंड प्रोमगुलेशन। तो पी इज द करेक्ट आंसर, पी से स्टार्टिंग होगी भाई। ये दोनों बचे, दोनों काट डालो। पी के बाद क्यू लगा हुआ है अपने आप, ऑप्शन से पता चल गया, तो पी के बाद क्यू पढ़ लो। क्यू क्या कहता है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है बिल ऑफ राइट इज अ कॉर्नर स्टोर ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ अफ्रीका। बिल ऑफ राइट्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है उनके यहाँ। अब आर लगाओगे या एस, आर या एस, आर या एस। आर कहते हैं अप्रोपोस, इट्स फॉरबिड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी। अच्छा, एस कहता है द बिल ऑफ राइट्स ग्रांट्स। हाँ, बिल ऑफ राइट्स की बात यहाँ हुई, बिल ऑफ राइट्स को यहाँ पे कंटिन्यू किया। तो क्यू के साथ एस आएगा, क्यू के साथ एस आएगा तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स की बात यहाँ पे कंटिन्यू करी, पर हैव द मोस्ट एक्सटेंसिव रेंज ऑफ राइट्स टू सिटीजंस। इसके अलावा बताया ये क्या क्या कवर करता है यहाँ पे डिटेल में। अ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड एनफोर्सेस द राइट एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बिल्कुल सही है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिमाइंड्स ऑफ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन अ लार्ज डेमोक्रेसी। हमें याद दिलाता है कि कितना जरूरत है हमारे, हमको डेमोक्रेसी की, रिप्रेजेंटेशन की कितनी जरूरत है। हाँ, कितनी जरूरत है भैया। दिस इज वाई इलेक्शन बिकम इंपॉर्टेंट, नहीं, पी से तो स्टार्टिंग नहीं होगी। देयर फोर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इसलिए हो सकता है। एस क्या कहता है, ऑल सिटीजन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन टेकिंग डिसीजंस। ये ज्यादा बढ़िया स्टार्टिंग है, ये थीम दे रहा है ना, ऑल सिटीजन कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। तो एस स्टार्टिंग हो गया। एस के बाद पी लगाते हैं, दिस इज वाई इलेक्शंस बिकम इंपॉर्टेंट। अच्छा, और क्यों लगाते हैं, देयर फोर रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाय पीपल। हाँ, तो लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लेते हैं कि भाई हम तो नहीं बांट सकते, लेकिन हम अपने बदले किसी को बिठा देंगे पार्लियामेंट में। तो एस और आर मैंडेट, एस क्यू मैंडेटरी पेयर हो गए। तो एस क्यू भैया एक ही जगह दे रखा है, डी लगा दो आंसर। एस पी हो नहीं सकता है ना, दिस इज वाई इलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो जरा सही जा रहा है क्या, एस क्यू के बाद आ जाता है पी। पी कहता है कि इसलिए इलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कौन, रिप्रेजेंटेटिव चुने जा रहे होते हैं लोगों द्वारा। वेन एवर वी थिंक ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे इसने कंक्लूड किया, ये कंक्लूजन है इसका आर, कि जब भी हम इंडिया के बारे में सोचते हैं, डेमोक्रेसी की तरह उसको देखते हैं, तो हमारा माइंड इनवेरिएबली टर्न्स टू आवर सक्सेसफुल इलेक्शंस। तो हमारा माइंड अपने आप इलेक्शंस की तरफ जाता है कि हाँ यार, इलेक्शन जरूरी है, और इलेक्शंस हैव टुडे बिकम द मोस्ट वायबल सिंबल ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्कोर्स मार्कर या एक्सप्रेशन। मार्कर, डिस्कोर्स मार्कर या एक्सप्रेशन का मतलब आप समझते हैं, जो दो को जोड़ दे ना, अगली बात आपकी आगे बढ़ा दे। ये सारे क्वेश्चन ना वो कैप बेस्ड है, वो ग्रामर बेस्ड है, यूसेज बेस्ड है, अगर आपको इनको यूज करना आता है। एज फार एज यू ट्रांसफर थोड़ी बोलोगे, जहां तक बात है तुम्हारे ट्रांसफर रिक्वेस्ट की, ये थोड़ी बोलोगे। टू बिगिन विद नहीं, बाय द वे बोलोगे। बाय द वे, बाय द वे हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई बात करते करते नई बात लेकर आ रहे होते हैं। तो ये नई बात लेकर आए, योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज कंसर्न्ड, वी विल बी डिस्कसिंग इट एट द नेक्स्ट मीटिंग। क्यों यूज करा तुमने बाय द वे? बाय द वे जैसे मैं कोई बात तुम्हें बता रहा हूँ, बात बताते बताते मैं तुमसे कहूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैं तुमसे कहूँ, अरे तुम्हें पता है अभी पहलगाम में क्या हुआ कुछ टाइम पहले? तो अरे तुम्हें पता है, अरे तुम्हें पता है जो है ना, यही है बाय द वे। तो बाय द वे का मतलब होता है, हम इसे इसी तरह से यूज करते हैं जब कुछ नई चीज यूज कर रहे होते हैं, है ना, या काउंटर दे रहे होते हैं तो भी। डिड यू नो रवि हैज अ न्यू जॉब? फॉर वन थिंग क्यों बोलोगे? एक चीज के लिए, क्या तुम्हें पता है? बाय द वे हो सकता है, इन द फर्स्ट प्लेस हो सकता है। इन द फर्स्ट प्लेस क्या करें, इन द फर्स्ट प्लेस डू यू नो नहीं होगा, एज अ रिजल्ट डू यू नो नहीं होगा, बाय द वे ही हो सकता है। बी इज द करेक्ट आंसर, बाय द वे। देखो यहाँ पे भी बाय द वे आया और यहाँ पे भी। ओ हो, गलती कर गया भाई मैं यहाँ पे। एज फार एस तक की है, जहां तक बात है, आगे की बात नहीं पड़ी। एज फार एज योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट, ए आंसर होगा। जहां तक बात है, एस
मैं यही तो सोच रहा कि ऐसा कैसे हुआ कि मैंने पहले कोई पेपर सॉल्व किया हो, उसमें लगातार 2 बाय द वे आंसर आया हो, और मैं मेरे दिमाग में ये बात हो नहीं, तो मुझे लगा कि मैं या तो यहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ या वहां कर रहा हूँ। ठीक है, तो एज फार एज का मतलब है कि एज फार एज जहां तक बात है तुम्हारे ट्रांसफर रिक्वेस्ट की, ठीक है, जो कंसर्न है वी विल बी डिस्कसिंग, तो जहां तक बात है बाय द वे भी हो सकता था, लेकिन बाय द वे का मतलब यहाँ पे हो जाएगा बाय द वे योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज कंसर्न्ड, नहीं नहीं जाएगा, आई एम सॉरी, ये आंसर नहीं हो सकता, बहुत फार रीच्ड है ना। बाय द वे का मतलब हो जाएगा कि वो बात बताओ, तो वो बात बताओ, तो मतलब हम बात करते करते जब दूसरी बात पे जाते हैं, यहाँ पे कोई हम ऐसे बात नहीं कर रहे। यहाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, अच्छा ये बताओ, नया एक सवाल पूछ रहा है, क्या तुम्हें ये पता है नई जॉब के बारे में, तो आंसर इज बी। डैश द विंड इट वॉज गेटिंग स्ट्रोंगर, तो विंड से शुरुआत करें ये तो नहीं बोलोगे, बाय द वे तो नहीं बोलोगे क्योंकि विंड चल रही है, खतरनाक बात है। स्पीकिंग ऑफ द विंड, अगर मैं हवा की बात करूं, है ना, दूसरी बात प्रेपोजिशन है, इसके बाद नाउन बिल्कुल सही जाएगा, स्पीकिंग ऑफ द विंड। फर्स्ट ऑफ ऑल द विंड कोई मीनिंग ही नहीं बना। वॉट आर यू डूइंग इन माई रूम, ऑन द अदर एंड, दूसरे छोर पे तुम क्या कर रहे हो मेरे रूम में, कोई मतलब नहीं। एक्सक्यूज मी, माफ करना, ये सबसे बड़ी एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू डूइंग इन माय रूम, लुक देयर, वहां देखो मेरे रूम में क्या कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। इवेंचुअली, फाइनली, इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली, ग्रेजुअली, तुम क्या कर रहे हो भाई मेरे रूम में, इवेंचुअली नहीं होगा, आखिरकार होता है इवेंचुअली। स्टिल इफ एन ऑथर एन अनहैप्पी चाइल्डहुड लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर, इवन दो, इन सम केसेस बिल्कुल सही है ना, कुछ हालातों में ऐसा होता है कि अगर बच्चा नाखुश रहता है तो वो क्रिमिनल बन जाता है, तो ये आंसर सी हो जाएगा। Dash the problem in this thing, but a wrong assumption about process. In the meanwhile, somewhat, तो the problem is nothing but, हाँ, तो in other words, इसी बात को दूसरे शब्दों में कह रहा है। वैसे देखो बात यह है, अगर मैं तुम्हें समझाऊं शॉर्ट में, ये कह रहा है, तो द प्रॉब्लम कुछ और नहीं है बट अ रॉन्ग असम्पशन। तो ये सारे के सारे रीडिंग बेस्ड होते हैं, ये आप कितने याद कर लेंगे, ये आप कितने याद कर लेंगे, ये बस आप रीड करके मीनिंग समझ। इन द मीनवाइल का मतलब है इस दौरान, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये थोड़ी बोलोगे कभी सम वॉट क्लोज था, बट ये ज्यादा बढ़िया, इन अदर वर्ड्स ना। तो एंगेजिंगली अगर एंगेज करते हुए बोलूं, नहीं, इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्जों में कहूं तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस गलत अजम्पशन ले लिया है प्रोसेस के बारे में। मैनी हेसिटेट करते हैं समझते हुए कोई हेसिटेट नहीं करता। मैनी डिस्पाइट, डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है, के बाद वर्ब आता है, वो नाउन आता है। मैनी अंटिल एक कंजंक्शन है, दो सेंटेंस नहीं जुड़ रहे हैं, ऑफ कोर्स ही होगा यहाँ पे डी, है ना। मैनी ऑफ कोर्स पक्का कह रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है। हेसिटेट टू पब्लिकली ब्रॉश सच क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते हुए डरते हैं ना, कहीं उन्हें डिस्क्रिमिनेट न कर दिया जाए। तो dash one notes that in the 19th century an important development of reflection and questioning gained momentum। तो ये एक बात है जिसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो पर्टिकुलरली स्पीकिंग होता, अगर आप एक स्पेसिफिक टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे होते अपने या किसी स्पेसिफिक बंदे के बारे में, पर्टिकुलरली स्पीकिंग अबाउट करके कहते हैं, पर्टिकुलरली स्पीकिंग अबाउट दिस पर्सन। जनरली स्पीकिंग मतलब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, अदरवाइज उल्टा जाने के लिए होता है, कॉन्ट्रारी होता है, और ऑफ कोर्स से भी यहाँ पे मतलब नहीं है, कंफर्मेशन के लिए होता है, तो ऑफ कंफर्मेशन भी नहीं दे रहे हैं, तो जर्नली स्पीकिंग हो जाएगा, है ना। बताओ टेढ़ा पेपर, पूरा रीडिंग बेस्ड पेपर है, ग्रामर है पर सारी रीडिंग बेस्ड है, कहां तक ये वर्ड आप याद करेंगे, नहीं कुछ भी दे दिया उसने। डैश द सिचुएशन हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, तो समवॉट क्लोज है कि काफी हद तक, समवॉट द सिचुएशन हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, क्लोज है। बिलीवेबली अगर हम मान ले नहीं आएगा, दस, दस यहाँ पे सबसे बढ़िया है, क्यों कह रहा है दस, दस कह रहा है इसलिए जो सिचुएशन है उसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, इसलिए सिचुएशन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। डैश द कमिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल एकेडमिक मैटर्स विल बी डिस्कस्ड इन द एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग। तो यहां पे सिर्फ ऑल दो हो सकता है, यद्यपि, ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि, हेंस का मतलब होता है दस, हेंस, है ना, किसी चीज पे जब आप कहते हैं इसलिए, देयरफॉर, तो देयरफॉर द कमिटी नहीं कह रहा है ना, बट विपरीत बात बताता है, कॉन्ट्रारी बात बताता है, तो कॉन्ट्रारी बात भी नहीं बता रहा है, बात की बात भी नहीं कह रहा है लेटर ना, ऑल दो ही होगा सिर्फ। डी इज द करेक्ट आंसर, डी।
अब यहाँ पे सिंपल सा वर्ड है साइनोसॉर, उसका मतलब बताना है। पर्सन और थिंग दैट कॉजेज अ चेंज, नहीं। साइनोसॉर होता है मुद्दा, मुद्दे की बात, मेन चीज। द पर्सन और थिंग दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, यही होगा, जो अटेंशन बहुत करता है। ये भी नहीं होगा, एनिमल से मतलब ही नहीं है। तो साइनोसॉर इज द सेंटर ऑफ समथिंग, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कोइवियल सेम एज के हैं, कोइवियल सेम एज, ईवियल एज से आता है, पर्सन ऑफ रफली द सेम एज, हाँ यही हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब ही। ईवीएल जहां भी आता है एज से होता है। रिट्रोग्रेशन जो पास्ट में रहता है, रिट्रोग्रेड है ना, पास्ट में जीता है। सडन शार्प ड्रॉप नहीं, रिवर्स प्रेशर, टर्न टू अर्लियर स्ट्रेट, ये है। सडन अकरेंस, अकरेंस नहीं, जो पास्ट में जीता है, रिटर्न टू अर्लियर स्टेट। जैसे बहुत सारे लोग हैं है ना, रूढ़िवाद खत्म हो रहा है और वो अपने आप को और ज्यादा रूढ़िवाद में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। वो बेकार की परंपराएं ना, वो बेकार के ट्रेडिशन जो सिर्फ मानवता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो उसको धर्म समझ के वो कह रहे हैं हम नहीं छोड़ेंगे। तो वो कौन है? रिट्रोग्रेसिव है। इज द करेक्ट आंसर। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है पैसा, जो तुम किसी को देते हो, खर्चा पानी। इन्वेस्ट ना, मनी यूज टू मैनेज स्मॉल एक्सपेंसेस ना, खर्चा पानी दे दिया है ना। इम्प्रेस्ड, आई विल प्रोवाइड यू इम्प्रेस्ड। टर्जिट का मतलब होता है भूल जाना, स्वेलिन हो जाना। स्वेलिन और डिस्टेंटेड, फूल गई है, टर्जिट। जैसे द रिवर इज टर्जिट, टर्जिट मतलब फूल गई है, भरी हुई चल रही है, बिकॉज ऑफ रेन। पार्टिसिपेट, अच्छा अब देखो कितना कितना रीडिंग बेस्ड पेपर है, कितने सारे पीक्यूआरएस कर लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लिया, ठीक है, और वो जो है प्रेजेस कर लिए, उसके बाद फिर रीडिंग बेस्ड क्वेश्चन। पूरा पेपर रीडिंग बेस्ड है। अगर गौर करोगे तो ये 50 में से 30+ क्वेश्चन जो है वो रीडिंग बेस्ड है। अगर इसको देखने के बाद भी अगर आप रीडिंग करना स्टार्ट नहीं करते हैं तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं। कुल्हाड़ी एकदम खड़ी करके ऐसे धार की तरफ से उस पर भग से कूद रहे हैं। तो रीडिंग बेस्ड है। पार्टिसिपेट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा तो पी काट देते हैं। क्या कह रहे हैं? मैनी ऑफ द पीपल हु हैड कम टू पार्टिसिपेट, क्यू और पी मैंडेटरी पेयर होगा, एक ही जगह दे रखा है। भाई देखो क्वेश्चन तो आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पी और क्यू मैंडेटरी, क्यू और पी मैंडेटरी पेयर है, एक ही जगह दे रखा है। एलिमिनेशन देखिए, ले आउटसाइड तो पी से स्टार्टिंग नहीं होगी, दे भी नहीं रखी। शी न्यू दैट द आंसर, बिल्कुल सही है, क्यू से स्टार्टिंग हो सकती है, रोक के चलेंगे। समवेयर इन द बैक ऑफ हर माइंड, ठीक है, ऐसे आर से स्टार्टिंग नहीं होगी, काट डालो। अब देखते हैं क्या कहता है। शी न्यू दैट द आंसर टू हर क्वेश्चन, क्यू एस, तो यही आंसर हो गया। आंसर टू हर क्वेश्चन अबाउट लाइफ ले आउटसाइड हर एग्जिस्टिंग लाइफ, समवेयर इन द बैक ऑफ हर माइंड, सही आ गया मीनिंग। वर्क्स ऑफ लिटरेचर इनसाइड द pages of all good lies the more challenging question. Works of literature lies in the truth about some of the more challenging question posed by humanity inside the pages of all good. ऐसा कुछ है क्या ये? तो पी से स्टार्टिंग हुई तो लाइस देखो, क्यू से, आर से तो स्टार्टिंग हो नहीं सकती। क्यू क्या कह रहा है? इनसाइड द पेजेस ऑफ ऑल गुड, ऑल गुड, हाँ ऑल गुड वर्क्स ऑफ लिटरेचर। अब सही है, क्यूपी मैंडेटरी पेयर हो गया, यहां दे रखा है, ये काट डालो, ठीक है। क्यूपी क्या कह रहा है? पेज इनसाइड द पेजेस ऑफ ऑल गुड वर्क्स ऑफ लिटरेचर ना, जो काम है जितना लिटरेचर का, उसके जितने भी पन्ने हैं उनको उठा के देखोगे क्या मिलेगा? क्यूपी के बाद एस ऑफ लिटरेचर, लाइज नहीं, आर आएगा, बी आंसर होगा। लाइज द ट्रूथ अबाउट सम ऑफ द मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन पोस्ड बाय द ह्यूमैनिटी, ये कंक्लूजन है, एंड हो रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। टेक्स ऑन अकाउंट पी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती है, वर्ब है। टू एड्रेस कॉन्टिन्यूइंग सोशल इनइक्वालिटी हो भी सकता है भाई। For every stride of progress, any action takes on account, any action के बाद वर्ब आनी चाहिए, तो वर्ब ये आ गई। आर पी मैंडेटरी पेयर हो गया, दे भी रखा है यहां और यहां, तो ये दोनों एलिमिनेट, ठीक है। तो फॉर एवरी स्ट्राइड ऑफ प्रोग्रेस एनी नेशन, आर के बाद पी, टेक्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सक्सेसेस,
टू एड्रेस कॉन्टिन्यूइंग सोशल इनइक्वालिटी इट टेक्स टू बैक इफ इट इज अनेबल। अच्छा, अभी आर पी के बाद अगर क्यू लगाएं, मेक्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सक्सेसेस, इट टेक्स टू बैक इफ इट इज अनेबल टू एड्रेस, है ना। एस और क्यू मैंडेटरी पेयर है भाई, एड्रेस कॉन्टिन्यूइंग सोशल इनइक्वालिटी, तो एस क्यू मैंडेटरी पेयर हुए, एस क्यू तुम्हें मिला सी में, तो आंसर इसका आप सी लगाएंगे ना कि डी ना। ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा, इसमें दो तीन क्वेश्चन इजी थे, एक दो टेढ़े थे। द बुक वैल्यू ऑफ अ लोन, और पी से स्टार्टिंग नहीं होगी भाई। एन इंटेंजिबल एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये है स्टार्टिंग। एमोर्टाइजेशन इज एन अकाउंटिंग टेक्निक, यहाँ पे थीम दी हुई है, एस से स्टार्टिंग होगी, तो या तो आंसर ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, अब एस आर दे रखा है, मैंडेटरी है, तो एस आर दे रखा है, तो ये दोनों एलिमिनेट करो। एस आर कहता है एमोर्टाइजेशन इज एन अकाउंटिंग टेक्निक यूज टू पीरियोडिकली लोअर, क्या करना, लोअर द बुक वैल्यू ऑफ अ लोन, तो एस आर पी और लास्ट में क्यू। ठीक है, लोन की इंटेंजिबल एसेट की, है ना, जो वैल्यू कम करता है अकाउंट्स में। तो दिस इज मोर देन डैश, मोर देन के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, वन वे, मोर देन वन वे सिंगुलर होगा। द क्लास डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज पिकनिक, क्योंकि काउंट नाउन है तो आप पिकनिक कहेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। पिकनिक्स नहीं कहेंगे, बहुत सारी पिकनिक्स नहीं, एक ही पिकनिक है। अपने पास से एज्यूम नहीं करेंगे कि बहुत सारी भी तो हो सकती है, जर्नल सेंस में सोचेंगे। द एक्यूज डैश बिफोर द जज, तो द एक्यूज स्टूड ट्रायल, स्टूड ट्रायल का मतलब है पेश हुआ जज के सामने, अपनी बात रखी, है ना। कैन यू स्टैंड अ ट्रायल, ये मतलब होता है ना, तो स्टैंड का सेकंड फॉर्म है स्टूड, और कुछ नहीं होगा, सारे गलत दे रखे हैं। द मैनर इन विच द डेमोलिशंस हैव बीन कैरिड आउट, दो वो मैनर जिसमें डिमोलिशंस करे गए हैं। अब यहां पे हैव बीन है तो वॉज नहीं हो सकता, अंडर आएगा तो इसमें वर्ब मिसिंग है, इस ऑप्शन में वर्ब इज मिसिंग, इसलिए ये गलत हुआ। यहां वर्ब है, इज अंडर, इसमें भी वर्ब मिसिंग है, इसमें भी क्या हुआ है, वर्ब मिसिंग है, तो डी भी गलत हो गया। इज अंडर स्क्रूटनी, तो आंसर इज सी। लास्ट क्वेश्चन, आई डैश कंसीडर द ओपिनियन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर बिफोर, स्टेक होल्डर्स की ओपिनियन को ऐसा तो नहीं है नहीं करेगा, पॉजिटिव आंसर है। आई हैव क्या होता तो ये कंसीडर्ड होता, तो ये भी नहीं हुआ ना, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। आई विल कंसिडर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ प्रॉमिस जैसा कह रहे हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर, प्रॉमिस कर रहे हैं, कंसिडर ओपिनियन मानूंगा ही। शैल बहुत ज्यादा फॉर्मल वे में आप यूज करते हैं, तो इसको यूज नहीं करेंगे, आंसर हो जाएगा सी। तो भाई ये था हमारा आज का पीवाईपी, और मुझे जरूर बताइएगा ये लेवल कैसा लगा, एक अच्छे लेवल का पेपर इस बार आपको एनडीए ने दिया था। ठीक है, तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में भी कि आपके कितने सही हुए, कितना आपने स्कोर किया, और कितना डिफिकल्ट था ये दूसरे पेपर से। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।